स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। यूपी पुलिस भर्ती 2023 को टारगेट करते हुए आप सभी के लिए जीके प्लस साइंस की बेहतरीन क्लास शुरू हो चुकी है। इसके पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से जाकर के आप सारी क्लासेस को आसानी से देख सकते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे वो सारे क्वेश्चंस आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो आपके यूपीएसआई एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हों या फिर वो आपके यूपीएसआई एग्ज़ाम में पूछे गए हों या फिर यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे गए हों। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले निवेदन है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लास अपनी थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, सारे क्वेश्चंस आपके बाइलिंगुअल हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है यूपीएसआई एग्जाम 2021 में पूछा गया सवाल है, निम्नलिखित में से किस त्योहार को बसंत त्योहार भी कहा जाता है? Which of the following festivals is also called spring festival? देखिए, बसंत त्योहार जो है ये होली को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। थोड़ा सा एक्सप्लेन इसका देख लीजिए। होली वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय और नेपाली लोगों का त्यौहार है। तो होली जो है ये नेपालियों के द्वारा भी मनाया जाता है। ये पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे पूछा जा सकता है कि होली किस माह में मनाई जाती है, तो आपको दिया जाएगा फाल्गुन। ठीक है, इसके अगले दिन यानी चैत्र मास की प्रथम तिथि को अनेक प्रकार के रंगों से होली खेली जाती है। ये हिंदू पद्धति से नववर्ष के प्रारंभ तथा बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। और एक बात आप और याद रखिएगा कि अलबरूनी मुस्लिम पर्यटक किताब उल हिंद ने अपने जो पुस्तक है किताब उल हिंद, उसमें अलबरूनी ने होलिका का वर्णन किया है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है आपके सामने, इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा कितने आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं? यूपीएसआई एग्जाम में पूछा गया सवाल है। इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा कितने आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं? राइट होगा आपका 5। ध्यान रखिएगा इसमें कौन कौन से हैं, तो याद रखिए मेरे प्यारे भाई, तौहीद यानी कि कलमा पढ़ना, नमाज अदा करना, रोज़ा रखना, जक़ात अदा करना और हज करना। ये 5 स्तंभ जो हैं आस्था के, ये मुस्लिम समुदाय या फिर इस्लाम के द्वारा मनाया जाता है या फिर पालन किया जाता है। इस्लाम धर्म की स्थापना जो है ये मोहम्मद साहब ने 570 में की थी। 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने मक्का की और हिजरत की, और यहीं से इस्लामी संवत का प्रारंभ माना जाता है। इनका पवित्र धर्म ग्रंथ जो है ये कुरान शरीफ है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में किया गया था? यूपीएसआई एग्जाम में पूछा गया सवाल है, जल्दी से बताइए। देखिए, भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन जो है ये डलहौजी के शासनकाल में 1853 में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा 1853, 1853। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लीजिए। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय वर्ष 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच मध्य भारत में रेलवे लाइन का संचालन ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। भारतीय रेलवे रेल मंत्रालय के तहत एक सरकारी संस्था है जो भारत की राष्ट्रीय रेलवे प्रणाली का संचालन करती है। भारतीय रेलवे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क कौन सा है, तो वो है भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे। अगला सवाल है आपके सामने, नर्तकी यानी कि डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा किस सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई? नर्तकी या फिर डांसिंग गर्ल्स की जो कांस्य प्रतिमा है ये किस सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई? राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई ध्यान रखिएगा,
जो हड़प्पा से एक पुरुष नर्तकी की पाषाण मूर्ति प्राप्त हुई है और कला की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा उन्नत है। सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति कला की उत्कृष्ट स्थिति थी। इस काल की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। सिंधु घाटी के कलाकार धातु पिघलाना और दो धातुओं के संयोग से मिश्रित धातु बनाना जानते थे। मेरे प्यारे भाई, अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये मूर्ति मिली है ये किस विधि से संबंधित थी, तो ये लुप्त मोम विधि से संबंधित थी, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि मानवता को भारत के सबसे बड़े उपहार दो महाकाव्य रामायण और कौन से हैं? यूपीएसआई एग्जाम 16/11/2021 के तृतीय शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। देखिए, मानवता को भारत के सबसे बड़े उपहार दो महाकाव्य, एक रामायण और दूसरा महाभारत। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन। जो भी हमारे प्यारे भाई ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल राइट होगा। थोड़ा सा समझ लीजिए, रामायण महाभारत दो महाकाव्य हैं जो मानवता को सबसे बड़े उपहार के रूप में प्रदान है। रामायण आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा 23,000 श्लोक और 7 कांडों में लिखा गया है। अगला सवाल है आपके, देखिए आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, आप सभी मित्र के लिए 5000 जीके क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की गई है मात्र 39 रुपये में। इतने कम दामों में इतनी बेहतरीन और इतनी लाजवाब ई बुक आपको कोई नहीं दे सकता है। अगर आप अभी इस ई बुक को परचेज करते हैं तो आपको 60% का डिस्काउंट मिलेगा और मात्र ₹39 में आपको मिल जाएगी। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। ई बुक आपकी इमेज एंड कलरफुल है। मेरे प्यारे भाई, अगर आप इस ई बुक को लेते हैं तो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर एग्जाम में जीके का डर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि यह ई बुक उसी को टारगेट करते हुए तैयार की गई है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो यूपीआई ID पूजा BCIT05@OKSBI पे मात्र 39 रुपये पे करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8948667652, 8948667652 पे व्हाट्सएप करके यहाँ से भी ई बुक को आसानी से परचेज कर सकते हैं और एग्ज़ाम में फतेह हासिल कर सकते हैं। अगर आप आज ही 39 रुपये ना सोच करके अपनी तैयारी को धार देने के लिए अगर आप जी जान शिद्दत के साथ लग जाते हो, इस ई बुक को मन के साथ पढ़ लेते हो, पूरी लगन के साथ पढ़ लेते हो, तो जीके का डर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इच्छा है तो आप बाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यूपीएसआई और एएसआई दोनों में पूछा गया सवाल। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। देखिए, थोड़ी सी खरखराहट की अगर आपके पास आवाज़ जा रही है तो प्लीज़ मैनेज कीजिएगा। गर्मी बहुत है मेरे प्यारे भाई, ये फ़ैन चल रहा है तो फ़ैन में भी थोड़ी बहुत गड़बड़ी है, इस वजह से खरखराहट की आवाज़ आ रही है, सुन सकते हो आप, ये पंखे की आवाज़ है ना। चलिए, क्वेश्चन अगला है कि सर सैयद अहमद खान ने निम्नलिखित में से किस संगठन को स्थापित किया? बहुत गजब का क्वेश्चन है। देखिए, सैयद अहमद खान ने किस संगठन को स्थापित किया, ये सवाल पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। फिर से सुनिए, ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। देखिए थोड़ा सा समझिए, शिक्षा के विकास के लिए सर सैयद अहमद खान ने संस्थाएं खोली, जिसमें 1875 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थान सबसे ज़्यादा प्रमुख है। ये संस्था 1920 ईस्वी से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहने का मतलब है, अगर आपसे पूछा जाए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो आप क्या कहेंगे? सर सैयद अहमद खान ने। अगर आपसे पूछा जाए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पुराना नाम क्या है, तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसकी स्थापना 1875 में हुई और 1920 में इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। यूपी पुलिस कांस्टेबल 28 जनवरी 2019 का सवाल है। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे।
वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए राजा राम। ऑप्शन ए राइट होगा। थोड़ा सा समझिए, शिवाजी महाराज का जन्म जो है ये 19 फरवरी 1627 ईस्वी को हुआ और मृत्यु जो है ये 3 अप्रैल 1680 में हो गई। इनके माता और पिता का नाम देखिए, माता का नाम जो है इनके ये है जीजाबाई और पिता का नाम जो है ये है शाहजी भोसले। शिवाजी महाराज के 2 बेटे और 6 बेटियां थीं। 2 बेटे थीं और 2 बेटे थे और 6 बेटियां थीं। बड़ा बेटा संभाजी महाराज और छोटा बेटा राजा राम थे जो तीसरे छत्रपति थे। अगला सवाल है कि काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की योजना में राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी। कहने का मतलब है कि काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की योजना में राम प्रसाद बिस्मिल के साथ कौन सम्मिलित थे। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा अशफाकुल्ला खां। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। देखिए, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की जो ऐतिहासिक घटना है ये 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से छूटी सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में हुई थी। इस लूटपाट की योजना जो है ये राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां ने की थी। इसके चलते राजेंद्र लहड़ी मतलब जो राम प्रसाद बिस्मिल है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह, इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई इसी कांड की वजह से। अगला सवाल है आपके सामने, हवा महल जो सन 1799 में बना महाराजा द्वारा बनाया गया था। कहने का मतलब है कि हवा महल जो है ये किसके द्वारा बनाया गया। बहुत गजब का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। देखिए, हवा महल 1799 में बना और ये किसके द्वारा बना था। महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। महाराजा सवाई प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए समझिएगा थोड़ा सा, हवा महल राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर शहर में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आपसे पूछा जाए हवा महल कहाँ पे है तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में। इसका निर्माण जो है ये सन 1799 में हुआ। किसने करवाया। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। ये लाल और गुलाबी संगमरमर द्वारा बनाया गया एक महल है जो राजपूताना कलाकृति का एक अद्भुत नमूना है। इसके वास्तुकार जो हैं ये लालचंद उस्ताद हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध कई क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी। कहने का मतलब है निर्माण हो जाने के बाद आज़ाद हिंद फौज जो है ये अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध किस क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी। राइट हो जाएगा इम्फाल कोहिमा क्षेत्र में। ऑप्शन डी राइट होगा। 27 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। थोड़ा सा समझ लीजिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है ये 1942 में हुई थी, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है आपके सामने कि जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे। यूपी पुलिस कांस्टेबल में ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया। मेरे प्यारे भाई, अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेहनत जी जान शिद्दत जो कुछ भी है हम आपके लिए लगा रहे हैं, तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है, ये इतना आपका फ़र्ज बनता है कि आप कम से कम क्लास को तो लाइक कर ही सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, मैं लाइक ज़रूर कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार आए मैं सब्सक्राइब कर लेंगे। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया जा रहे थे। थोड़ा सा समझ लीजिए, 7 जून 1893 को गांधी जी प्रिटोरिया जाने के लिए ट्रेन की प्रथम श्रेणी, जो प्रथम श्रेणी होती है, उसके डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। हालांकि जो उनका वैध टिकट था, कहने का मतलब जो उनका टिकट था वो प्रथम श्रेणी का ही था, लेकिन गोरे लोगों यानी कि अंग्रेज़ों के द्वारा ये जो मतलब डिब्बा है ये आरक्षित हुआ करता था। तो इन्हें मतलब रंग भेद के कारण उन्हें टिकट था, लेकिन रंग भेद के कारण जो पीटर मारिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन है यहाँ से ज़बरदस्ती धक्के दे करके महात्मा गांधी जी को बाहर निकाल दिया गया। जिसके बाद ही महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रंग के नाम पर होने वाले भेदभाव और भारतीय समुदाय के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने का निश्चय किया था। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है आपके सामने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा। यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस देश का राष्ट्रगान लिखा। देखिए, अपने यहाँ का तो इन्होंने लिखा ही, इसके अलावा इन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा है। मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा समझिए, अगर आपसे पूछा जाता है बांग्लादेश के राष्ट्रगान का नाम क्या है तो ये है अमार सोनार बंगला। अमार सोनार बंगला, ध्यान रखिएगा। कब लिखा है तो ये 1906 में लिखा था। मुगल सम्राट जहांगीर ने डैश शालीमार बाग का निर्माण किया। मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण जो है कहाँ किया था,
बताएंगे। राइट हो जाएगा शालीमार बाग का निर्माण जो है ये कश्मीर में करवाया गया था जहांगीर के द्वारा। यूपी पुलिस में ये भी पूछा गया है। अगला सवाल है आपके सामने कि किस साल भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैंडलर आयोग को नियुक्त किया गया था। यूपीएसआई बैच में पूछा गया सवाल है, बताएंगे। किस साल भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैंडलर आयोग को नियुक्त किया गया था? 1917 में। देखिए सैंडलर आयोग जो है ये डॉक्टर एस.ई. सैंडलर के द्वारा ही इसकी मतलब नियुक्ति की गई थी। तो मेरे प्यारे भाई अगर कहा जाए तो ये सैंडलर आयोग जो है ये इन्हीं के नाम पे रखा गया। साथ ही दो भारतीय डॉक्टर, एक का नाम है आशुतोष मुखर्जी और दूसरे का नाम है जियाउद्दीन अहमद, ये दो सदस्य भी थे। इस आयोग ने उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बाद स्नातक के लिए त्रिवर्षीय शिक्षा की वकालत की थी। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्नातक के लिए त्रिवर्षीय शिक्षा की वकालत किसने की थी तो क्या बताएंगे आप? इस कौन सा आयोग? सैंडलर आयोग ने। अगला, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? असम से कौन सा संबंधित है? नौटंकी भैया जानते ही हैं अपने यूपी का है। कथकली जो है ये कहाँ का है? केरल का है। और गरबा जो है मेरे प्यारे भाई ये कहाँ का है? बताएंगे। और बिहू, बिहू तो जो है ये असम का है ही। राइट हो जाएगा सी ऑप्शन। थोड़ा सा समझ लीजिए, बिहू जो है ये असम का है, नौटंकी उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, गरबा गुजरात। मैंने बता ही दिया था पहले ही। अगला, यूपी पुलिस में पूछा गया सवाल, मेखला चादर ये डैश राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक वस्त्र हैं। यानी मेखला चादर ये जो है किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाता है? राइट हो जाएगा मेखला चादर ये जो है ये असम की महिलाओं द्वारा पहना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव में आयोजित किया जाता है। कहाँ पे आयोजित किया जाता है? सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुणे में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई आपसे पूछा जाए तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है आपके सामने कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? यूपीएसआई 2001 में पूछा गया सवाल है। चीनी का कटोरा बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी मित्र बता सकते हैं। और मेरे प्यारे भाई अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मेहनत जी जान शिद्दत हम आपके लिए लगा रहे हैं, तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप अपनी फ़र्ज को अदा करें। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? राइट हो जाएगा उत्तर प्रदेश को, चूँकि उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक होता है, इस वजह से चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है आपके सामने कि कोझीकोड बंदरगाह कहाँ है? यूपीएसआई 1999 में पूछा गया सवाल है। कोझीकोड बंदरगाह कहाँ है? राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन केरल में। ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोझीकोड बंदरगाह जो है केरल में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो कोझीकोड बंदरगाह है इसकी पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में वायनाड की पहाड़ियाँ हैं। तमिलनाडु में स्थित चेन्नई बंदरगाह एक कृत्रिम एवं सबसे पुराना बंदरगाह है। जो कोझीकोड बंदरगाह है मेरे प्यारे, जो तमिलनाडु का चेन्नई बंदरगाह है ये कृत्रिम और सबसे पुराना बंदरगाह है। जो कोझीकोड बंदरगाह है केरल में, ठीक है। महाराष्ट्र में स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसे नहावा सेवा बंदरगाह भी कहते हैं, ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। और गुजरात में स्थित जो कांडला बंदरगाह है ये भारत का सबसे बड़ा ज्वारीय बंदरगाह है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से बेमेल जोड़ा आपको बताना है। यूपीएसआई में पूछा गया सवाल है, इजी है हालांकि। झारिया, झारिया जो है ये खनन क्षेत्र है, सही है, बिल्कुल सही है। कोडाई कनाल हिल स्टेशन है, बिल्कुल सही है। शिरडी धार्मिक स्थल है, ठीक है, बिल्कुल मेरे प्यारे भाई। गाजियाबाद कोई बंदरगाह थोड़ी है, गाजियाबाद जो है ये अपने यूपी का एक मात्र जिला है, तो बंदरगाह थोड़ी है। राइट क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन बेमेल जोड़ा हो जाएगा। तो जो भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कारगिल के चर्चा में रहने का कारण क्या है? कारगिल के चर्चा में रहने का क्या कारण है? पाकिस्तान ने अनाधिकृत रूप से भारतीय हिस्से की कुछ भूमि पर कब्जा कर लिया, यह है इसका मुख्य कारण। राइट क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन।
दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि आप सभी के लिए 5000 जीके क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की गई है यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर एग्जाम को टारगेट करते हुए। अगर आप चाहें तो मात्र 39 रुपये में इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक्स, जीके के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। इमेज एंड कलरफुल आपकी ये ई बुक है। मेरे प्यारे भाई प्यारे मित्र, अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 8948667652 8948667652 पे व्हाट्सएप करके यहाँ से परचेज कर सकते हैं, या फिर UPI ID पूजा BCIT05@OKSBI से यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। अगला सवाल है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, UPSI में पूछा गया सवाल है। राइट हो जाएगा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, देहरादून में। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी जार्डन की राजधानी है। यूपी पुलिस में पूछा गया सवाल है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जार्डन की राजधानी है अम्मान। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ की जो मुद्रा है जार्डन की, ये है जार्डेनियर दिनार। तो आपसे पूछा जाए जार्डन की राजधानी तो अम्मान, और जार्डेनियर दिनार जो है ये जार्डन की करेंसी है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ये 2018 लिखा है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, 218 नहीं है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है, बताएंगे इसका राइट आंसर। मंगोलिया की मुद्रा जो है ये तुगरीक, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा समझिए, मंगोलिया की राजधानी जो है ये उलान बटोर है, और मुद्रा जो है ये तोरगोज। तोगोर्ज भी या तुगरीक एक ही बात है। अगर तोगोर्ज मिलता है तो आप तोगोर्ज को टिक करेंगे, या तुगरीक भी टिक कर सकते हैं। अगला सवाल है कि लेबनान की राजधानी है, लेबनान की राजधानी जो है ये बेरूत है। ए आंसर राइट होगा। अगला सवाल, और मेरे प्यारे भाई अगर आपसे पूछा जाए कि जो यहाँ की मुद्रा है ये क्या है, तो लेबनानी पाउंड है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। पर एक्चुअली यहाँ पे जीके क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, और अब हम बढ़ते हैं भौतिक विज्ञान क्वेश्चंस की तरफ। हाँ, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं साइंस के, जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, वो भी आपके यूपी पुलिस और UPSI में ही पूछे गए हैं। क्योंकि आज मैंने ये सोचा था कि जो भी क्वेश्चंस आपके मैं लेकर आऊँगा सारे आपके यूपी पुलिस में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। तो मेरे प्यारे भाई आप जानते ही हैं, आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और ऑफ़र चल रहा है, सुपर ऑफ़र है, बहुत ही खास मौका है। चाहें तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, बता ही दिया है मैंने आपको, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं भौतिक विज्ञान क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन आपके सामने UPSI 21/11/2021 का सवाल है। वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं। वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं, एमीटर कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन एमीटर। मेरे प्यारे भाई अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए, एमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग परिपथ में धारा को मापने के लिए किया जाता है। आमतौर पर एक परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जब उपकरण श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो धारा जो है समान रहती है। एमीटर का प्रतिरोध कम होता है क्योंकि क्रम में अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ने पर रीडिंग जो है बदलती रहती है, बदल जाती है। प्रतिरोध कम होने के कारण इसे बहुत कम प्रतिरोध वाला गैल्वेनोमीटर भी कहा जाता है। जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे क्या कहते हैं। गर्मी बहुत लग रही है चूँकि लाइट जा चुकी है, गर्मी बहुत लग रही है, और इन्वर्टर है नहीं भाई। जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ड्यू पॉइंट। क्या कहते हैं, ड्यू पॉइंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, थोड़ा जल्दी बताएंगे क्योंकि जल्दी खत्म करना पड़ेगा, गर्मी बहुत है। वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसमें वर्षा के पानी का इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मेरे प्यारे भाई अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वर्षा को मापने के लिए हम रेन गेज मीटर का उपयोग करते हैं। राइट होगा आपका ए ऑप्शन। इन तीनों ऑप्शन का ऑपरेशन देख लीजिए एक बार। जो पायरोनोमीटर है यह एक प्रकार का एक्टिनोमीटर है, और इसका उपयोग जो है ये तलीय सतह पर सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। जबकि एनीमोमीटर जो है ये वायु के वेग को मापता है, और इसे पवन वेग मापी भी कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है, बहुत ही आसान घना आसान सवाल है। व्हाट डज अ लाइट ईयर मेजर।
बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी सवाल है। प्रकाश वर्ष क्या मापता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट होगा बी ऑप्शन, दूरी। यूपीएसआई में पूछा गया सवाल, इतना ईजी सवाल यूपीएसआई में पूछा गया है। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि एक प्रकाश वर्ष जो है ये कितने पारसेक के बराबर होता है, जैसा आप जानते हैं कि पारसेक जो है ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर 0.3066 ये होता है पारसेक। आ गई लाइट भैया, चलो अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है जो कैल्शियम फास्फेट से निर्मित होता है और जल में नहीं घुलता? बहुत इजी सवाल है, और हालांकि बहुत कम मित्र भी जानते होंगे। एक बार समझ लीजिए तब जल्दी इसे आंसर दीजिए। किस पदार्थ को मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जल में नहीं घुलता। वो होता है आपका, वो होता है टूथ इनेमल, यानी कि दंत वल्क। राइट क्या हो जाएगा? सबसे कठोर पदार्थ जो है इनेमल ही होता है। राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, बिल्कुल परफेक्ट होगा। थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई। थोड़ा भले ही लंबा चौड़ा लिखा गया है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ दंतवल्क है, दांतों की सुरक्षा करता है, कठिन आवरण के रूप में कार्य करता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि एटीपी का फुल फॉर्म है, विशिष्ट यौगिक है जो सभी सजीव कोशिका में ऊर्जा का वाहक और संग्राहक है। यह एक कार्बनिक यौगिक है। एटीपी जो है कार्बनिक यौगिक है। प्रकृति में इनकी संख्या जो है 10 लाख से भी अधिक है। न्यूक्लियोटाइड एवं न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट समूह से मिलकर अणु होते हैं। डीएनए आरएनए की बुनियादी निर्माण खंड है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए का फुल फॉर्म है, अणुओं का एक समूह है जो माता पिता से वंशानुगत गुणों या आनुवांशिक जानकारी को उनके संतानों तक ले जाने और स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। डीएनए आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला सवाल है कि निर्यात तत्परता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? द एक्सपोर्ट प्रीपेंडेंस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय, किसके द्वारा जारी किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा। सही आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग के द्वारा। अगला सवाल है आपके सामने, क्या कह रहा है कि द्रव या गैस से निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी यानी जिगजैग गतिविधि को क्या कहा जाता है? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, हर कोई मित्र इसका आंसर बता सकता है। द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहते हैं, ब्राउनियन मोशन कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए, देखिए वनस्पत शास्त्री रॉबर्ट ब्राउन के नाम पर इसे ब्राउनी गति कहा गया है, क्योंकि ये घटना जो है ये 1927 में पहली बार जो वनस्पत शास्त्री रॉबर्ट ब्राउन है इन्होंने ही उल्लेख किया था। दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर के समांगी मिश्रण बनाने की क्रिया को विसरण कहते हैं, और दो भिन्न सांद्रता वाले घोलों के बीच होने वाले एक विशेष प्रकार की विसरण क्रिया जो एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होती है इसे हम परासरण कहते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, द प्रोसेस बाय व्हिच द वाटर वेपर इन द चेंज्ड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड। कहने का मतलब है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं? उन्हें हम कंडेंसेशन। सही आंसर हो जाएगा संघनन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, वाष्पीकरण के फलस्वरूप क्या होता है? वाष्पीकरण के फलस्वरूप क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा शीतलन यानी कूलिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट परफेक्ट करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, वायुमंडल के ऊर्ध्वतपन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यूपीएसआई में पूछा गया सवाल है, जल्दी से बताएंगे सभी मित्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडल के ऊर्ध्वतपन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बिल्कुल वही सवाल और बिल्कुल वही आंसर, संवहन। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला सवाल है आपके सामने मेरे प्यारे भाई, ठोस पदार्थों में ऊष्मांतरण ऊष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठोस पदार्थों में जो ऊष्मांतरण होता है या ऊष्मा का हस्तांतरण होता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है कंडक्शन यानी कि चालन कहा जाता है। राइट होगा डी ऑप्शन। अगला सवाल है आपके सामने, गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र क्या कहा जाता है? यानी कि गोलाकार दर्पण की जो परावर्तक सतह के केंद्र होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें कहा जाता है ध्रुव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा पोल। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी ध्रुव कह रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है आपके सामने, नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसत सामान्य तापमान क्या है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। और मित्र, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेहनत हम आपके लिए ही कर रहे हैं। नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसत सामान्य तापमान जो है ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कणों की तरंग प्रकृति जो है किसने स्थापित की थी? कणों की तरंग प्रकृति जो है किसने स्थापित की थी? राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे कणों की जो तरंग प्रकृति है ये किसने स्थापित की थी? डी ब्रोगली ने। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी ब्रोगली का सिद्धांत भी है, आप जानते ही हैं। चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? यूपीएसआई बैच फर्स्ट 19 दिसंबर 2017 में पूछा गया सवाल है। चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? टेस्ला। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। एम्पियर जो है ये मात्रक है। एम्पियर जो है किसका मात्रक है? यूपीएसआई और एएसआई दोनों में पूछा गया सवाल है। एम्पियर जो है किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है। द्रव के घनत्व को मापने के लिए हम यहाँ पे पिकनोमीटर का उपयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा पिकनोमीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लीजिए, एनीमोमीटर जो है वायु वेग मापता है, यूडियोमीटर जो है गैस के मिश्रण का आयतन परिवर्तन मापता है, पिकनोमीटर द्रव घनत्व तो मापता ही है, वेवामीटर जो है मिट्टी का यांत्रिक गुण मापता है। शक्ति की भौतिक मात्रा की इकाई क्या है? जैसा आप जानते हैं कि शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। और कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन बटे समय। तो बल का पहले यहाँ पर आप डायमेंशंस फार्मूला लगाएंगे, फिर यहाँ पे विस्थापन का एल और समय का टी। तो थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पे कार्य बराबर जो होता है ये होता है बल गुणे विस्थापन, क्योंकि जो होता है ये होता है कि विस्थापन की दिशा में किया गया जो बल है यही आपका कार्य कहलाता है और बड़े समय लगता है। बल का जो डायमेंशंस फार्मूला होता है ये होता है MLT-2। और मेरे प्यारे भाई, विस्थापन जो एक प्रकार की दूरी है तो इसे हम यल से डिनोट करेंगे और समय को टी से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला जो बन जाता है ML2T-3, क्योंकि ये टी जब ऊपर जाएगा तो -1 होगा और -2 और -1 मिलकर के -3 हो जाएगा, तो ML2T-3। अगला सवाल है कि दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जाता है? दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा, हम बेलनाकार लेंस का उपयोग करें तो दृष्टि वैषम्य को दूर कर सकते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि फ्रैंक व्हीटल द्वारा निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया गया था? फ्रैंक व्हीटल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा जेट इंजन का। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दंतों की वर्धित यानी इनराज्ड छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया जाता है। दांतों की जो वर्धित छवि है इसको देखने के लिए यानी बड़ी छवि बड़े चित्र को देखने के लिए डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं? बताएंगे राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए और लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए मित्र, मेहनत जी जान शिद्दत जो कुछ भी हम आपके लिए लगा रहे हैं तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है, फ़र्ज आपका बनता है कि आप लाइक तो कर ही दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा, ये लगाया जाता है अवतल दर्पण। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। और जो मोटर गाड़ियाँ हैं इनके में साइड में जो लगे होते हैं उत्तल दर्पण लगे होते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर डैश ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था? किसने? राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, CV रमन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रकाश वर्ष क्या मापता है? बिल्कुल वही सवाल है जो UPSI में पूछा गया था, अब ये यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया है। प्रकाश वर्ष क्या मापता है? दूरी मापता है। अगला, हाँ एक बात आप याद रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है या फिर 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई। अगला सवाल है आपके सामने, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? देखिए फ़ारेनहाइट में जो जल का क्वथनांक होता है ये होता है गाइस, देखिए जो जल का क्वथनांक होता है 212 लगभग कह सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो इसका क्वथनांक होता है 211.95 होता है, तो हम 212 कह सकते हैं। सेंटीग्रेड में कहें तो 99.947 या आप 100 भी कह सकते हैं। और 373.127 केल्विन होता है, केल्विन में तो 373 तो इसे कहा ही जाएगा।
का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए करते हैं। किसका प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा हवा के बल और वेग। वही आपका बिल्कुल अभी मैंने बताया था ना, एनीमोमीटर, जिसे हम पौन वेग मापी भी कहते हैं। डी ऑप्शन राइट होगा। स्पीडोमीटर से वाहनों का वेग मापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की विशिष्ट घनत्व या दूध की शुद्धता का माप करते हैं। थर्मामीटर से ताप, एनीमोमीटर से पवन वेग मापी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक इसमें कौन सा हो जाएगा? कॉपर। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 27 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं साइंस के, और मेरे प्यारे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जीके के कंप्लीट हो चुके हैं। और मेरे प्यारे भाई ये जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। और यूपी पुलिस चाहे पूछे गए हो, चाहे यूपीएसआई में पूछे गए हो, चाहे यूपीएसआई में पूछे गए हो। आज की हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ई बुक आप सभी के लिए ऑफर चल रहा है इस पर, अगर आप चाहें तो अपने एग्जाम को टारगेट करते हुए सिलेक्शन लेने के लिए, एक सीट कब्जा करने के लिए इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं मात्र 39 रुपये में। अगर आप लेना चाहते हैं तो 8948667652 पे व्हाट्सअप कीजिए। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक्स, जीके के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई इच्छा है तो आप जरूर परचेज कीजिएगा। मिलते हैं इसके बाद एक और खास वीडियो में। कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर और हमारी मेहनत जरूर बताइएगा कैसी लगी। मिलते हैं दूसरे नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।